इन्वायरमेंट में आपका जो टेस्ट ऑन वाटर एंड टेस्ट ऑफ वेस्ट वाटर है, उनमें आप फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे वाटर के, और उनके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट भी देख लिए। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड पड़ा, उसके ऊपर कौन सा टेस्ट होता है, ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक, उस तरीके से आपने उसको फाइंड आउट किया। टर्बिडिटी के ऊपर आपका कौन सा होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर, बैलेंस टर्बिडिटी मीटर, इस तरीके से आपने देखा। कलर पर आपका कौन सा होता है, ट्रू कलर यूनिट आप किस तरीके से, या कलर मैचिंग टेक्निक या प्लेटिनम स्केल पर आप किस तरीके से निकालते हैं, तो आपने ट्रू कलर यूनिट को भी रिप्रेजेंट किया या मेजरमेंट देखा। देन आपने कलर मैचिंग टेक्निक्स देखी हैं। देन अब हमें पढ़ना है टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी कि जो स्वाद कैसा है और गंध किस तरीके से आ रही है, बैड स्मेल आ रही है या गुड स्मेल आ रही है, न्यूट्रल कंडीशंस में है, तो वो हमें टेस्ट एंड ऑर्डर वहां पर रिप्रेजेंट करना है। एंड देन फिर हमें टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर देना है। इसके हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ द वाटर। काफी फिजिकल इंप्यूरिटीज पढ़ रहे हैं, और इसमें जो नेक्स्ट इंप्यूरिटी है हमारी, वो कौन सी हो जाएगी, टेस्ट एंड ऑर्डर, स्वाद। टेस्ट एंड ऑर्डर, बेड स्मेल को हम एज अ ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्म से ध्यान रखिएगा। स्मेल मतलब होता है गंध, तो वो खुशबूदार भी हो सकती है, बदबूदार भी हो सकती है। जो बदबूदार स्मेल होती है, जिसको हम बेड स्मेल बोलते हैं, या उसको हम ऑर्डर बोल सकते हैं। तो टेस्ट एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे हम, किस वे में आपको ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, किस तरीके से आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। gases like CH4 means methane, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, ये गैसेस अगर आपके वाटर के साथ में आ रही हैं, मिक्स हैं, इनके कारण हमें क्या होता है, बेड स्मेल आती है। आप क्या बोल रहे हैं कि गैसेस लाइक मीथेन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं योर CH4, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस यानी कि H2S, या जो ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ सकते हो, जैसे केले के छिलके या पेड़ पौधों के छिलके वगैरह, या पेड़ पौधों की पत्तियां, फल फूल, ये जो छिलके या इनके ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनके कारण भी गैसेस अगर रिलीज हो रही हैं, गैसेस जनरेट हो रही हैं, तो उसके कारण भी हमें एज अ बैड स्मेल प्राप्त होगी। ज्यादातर जो वाटर में आपका बैड स्मेल का जो सोर्स है, वो सोर्स कौन सा रहेगा हमारा, H2S या हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस, मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी बैड स्मेल। तो gases like methane, hydrogen sulfide, H2S are organic substance substances which can डिकम्पोज, यानी कि उसके अंदर सड़ जाए, किसके अंदर, विच कैन डिकम्पोज इन द वाटर, देन दे जनरेट दी बैड स्मेल इन दी वाटर। जैसे आप बोलते हैं ना, जो स्लज है या जो कीचड़ है,
जो सीवर का स्लज होता है या जो आपको गंदा पानी बोलते हैं, तो उसमें अगर ज्यादा समय तक वो ठहरा रहे तो आप क्या बोलते हो कि बेड स्मेल या बदबू आ रही है, मुंह पर रुमाल रखकर आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो वो स्मेल जो हमें रिप्रेजेंट हो रही है वो H2S या CH4 के कारण मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस is mainly या majorly is mainly responsible for बेड स्मेल। और आप यहां पर ये बता रहे हैं कि जनरेट दी बेड स्मेल कौन? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण जो हमारी गैसेज रिलीज होती हैं वो जनरली कौन सी होती है? हमारी अमोनियम गैसेज, जैसे आपने नाम सुना हो अमोनिया। या मेटल्स लाइक दैट NH3 NH4 टाइप की जो हमारी गैसेज या मेटल्स आपको प्रोड्यूस करें, या किसके कारण? जैसे जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसके कारण आएगा? जैसे आपने कुछ कूड़ा करकट डाल दिया पानी के अंदर, या जो आपका रिसोर्स है, जो वाटर का रिसोर्स है लाइक दैट रिजर्वोयर या पॉन्ड या लेक, उसके अंदर अगर जलीय जीव जंतु उसके अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे या फिर उनकी डेथ हो जाए, जैसे मछलियां हैं, अगर मछलियां अगर पानी के अंदर ही डेथ हो रही है, मर रही है, उनके कारण भी हमारी अमोनियम गैसेस और H2S गैस रिलीज होती है। क्लियर? उसके कारण आपको बेड स्मेल आ सकती है अगर ज्यादा मात्रा में जलीय जीवों का वहां पर क्या हो जाए, किलिंग वाला पॉइंट आ जाए। तो ये भी अमोनियम गैसेस वहां से रिलीज होगी। अगर जैसे आपसे पूछ लें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण कौन सी गैसेस मेजरली रिलीज होती हैं, तो हमारी अमोनिया गैसेस या NH3 NH4 कंपाउंड में रिलीज होती है। जो वॉशरूम से आपकी गंध आती है वो भी एक अमोनिया की गंध है। वॉशरूम की जो स्मेल है वो भी एक अमोनिया की गंध ही है। सल्फर, जो H2S वाला सल्फर वाला कंपाउंड है, एंड एल्गी कंपाउंड, एल्गी कंपाउंड्स फॉर्म्स बेड टेस्ट एंड ऑर्डर। मतलब आपको खराब स्वाद और खराब गंध आने लग जाएगी। ले रहे हैं? ये टर्म्स थोड़ा सा हम ध्यान रखें, और आप थोड़ा सा साइड में लिख लेना। स्मेल हमारी दो प्रकार की हो सकती है। गुड स्मेल हो सकती है, बेड स्मेल हो सकती है, खुशबू एंड बदबू। तो बदबू को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? एज योर ऑर्डर। तो ये टर्म्स थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। And due to presence of sulfur, due to presence of sulfur in drinking water,
प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ड्रिंकिंग वाटर इट मे कॉज, इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी आपको, तो आप क्या बता रहे हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन ड्रिंकिंग वाटर इट मे कॉज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स आपको वो क्रिएट करके दे देगा। आपको सांस लेने में समस्या आ सकती है अगर आपने ज्यादा मात्रा में सल्फर वाला पानी या खराब पानी आप वहां से उपयोग कर रहे हो। क्लियर है? तो जो पिछड़े क्षेत्र रहते हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जहां पर सही तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, तो वहां का पानी अगर वहां के आसपास के नागरिक उपयोग करते हैं तो उनमें ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती है। जैसे सल्फर कहां से जनरेट होगा, तो जो किसान है वो अगर ज्यादा मात्रा में उर्वरक में सल्फर का उपयोग करने लग जाए या कर रहा है तो उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग रिसोर्स में जब वो मीट करेगा उसका रेनफॉल का वाटर रन ऑफ, देन हमारा सल्फर का कंटेंट बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि जैसे आसपास में जो एग्रीकल्चर एरिया है वहां पर सल्फर का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। अब जब रेनफॉल होगा, बारिश होगी, तो बारिश उस खेत पर भी गिरेगी, तो जब रन ऑफ होगा, रन ऑफ मतलब उस खेत से बहकर पानी बाहर निकलेगा, तो सल्फर क्या है, वाटर के साथ में सोल्यूबल अमाउंट है। जैसे वो सोल्यूट होगा तो वो रिसोर्स के साथ में मीट करने लग जाएगा। मतलब रन ऑफ वाटर जैसे ही हमारा नदी सोर्स या किसी भी आसपास के रिजर्वोयर या रिसोर्स से मीटिंग करेगा तो वैसे ही सल्फर भी हमारा वहां पर जाकर मिक्स हो जाएगा। फिर अगर उस रिसोर्स से आसपास की जो नागरिक हैं या पॉपुलेशन से उस पानी का अगर बिना ट्रीट किए अगर उसका उपभोग करें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी वाटर बोर्न डिसीजेस, पानी से होने वाली समस्याएं या पानी से होने वाली बीमारियां जनरेट हो सकती हैं। तो आप देखते हैं कि आज ज्यादातर ये पिछड़े हुए क्षेत्र या पिछड़े हुए गांवों में ही ज्यादातर बीमारियां होती हैं, क्योंकि शहर में तो जनसंख्या इस तरीके से है कि या तो आप अपने घर पर खुद लगा लोगे आरओ, या फिर जो नगर निगम या आसपास की जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो आपको ट्रीटेड वाटर ही प्रोवाइड कर रही होगी। जैसे आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम या जो भी नंबर ऑफ सिटीज हैं आपकी मेन वहां पर आपको जो पानी उपलब्ध होगा वो ट्रीटेड वाटर ही होता है। तो शहर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आसपास के पिछड़े क्षेत्रों में होती है। ये टर्म्स भी हमें ध्यान रखें। तो जब आप जाएं तो रूरल डेवलपमेंट में थोड़ा सा डेवलपमेंट करवाएंगे आप, क्लियर है? आरईएस डिपार्टमेंट, हाँ, अगर आपका रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो वहां पर आप ये डेवलपमेंट का थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब जैसे इसकी जो यूनिट होती है मेजर करने की, उसको तो आपको पता है कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में आप इसको मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, स्वाद को और ऑर्डर को आप किससे मापते हैं, तो जनरली इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको आपने बोला है कि टेस्ट एंड ऑर्डर जनरली इट्स मेजर्ड बाय सोमोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है गाइस हमारा, सोमोस्कोप। सोमोस्कोप instruments and they are representing unit as threshold number TON। थ्रेशोल्ड नंबर में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट के फॉर्म में।
इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, जो टेस्ट एंड ऑर्डर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो आप रिप्रेजेंट करते हैं एज अ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में। यूनिट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर represents in threshold ऑर्डर नंबर, यानी कि टीओ इन यूनिट में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये थ्रेशोल्ड एंड ऑर्डर नंबर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक टर्म्स और लिख लेंगे हम, गैस और मतलब गैसेस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में। जैसे क्लोरीन हमें 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीनों फॉर्म में आपको अवेलेबल रहता है। लिक्विड की जैसे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की आपने टेबलेट देखी होगी, क्लोरीन की, क्लोरीन गैस नाम भी सुना है आपने, और क्लोरीन लिक्विड के अमाउंट में भी अवेलेबल रहता है। इसी तरीके से एक आपका गैस और लिक्विड में, गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी liquid or gas chromatography is also used to measure the gas or liquid chromatography is also used gas or liquid chromatography used to measure taste and odor when it's causes by, किसके थ्रू, when it's causes by ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मेटल्स के कारण अगर हमारा टेस्ट और ऑर्डर आ रहा है तो वो किससे मेजर करोगे? क्लियर? ये टर्म्स ध्यान रखें कि अगर ऑर्गेनिक सॉलिड्स के कारण हमें टेस्ट और ऑर्डर या फिर बैड स्मेल आ रही है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा, सॉरी उसका जो चेकिंग होगी कि कितनी यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप रिप्रेजेंट करोगे एज अ गैस और लिक्विड के फॉर्म में क्रोमेटोग्राफी से। बट इट्स कॉस्टली, ऐसा लिख लेना, बट इट्स कॉस्टली। ये भी टर्म्स ध्यान रखें कि कॉस्टली कौन सा है, आपकी जो लिक्विड या गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप मेजरमेंट करवाएं तो। अब इसकी प्रोसेस देखें आप, तो किस तरीके से लिखेंगे आप बता रहे हैं कि जो टीओएन है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, जो टीओएन है आपका थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ये आपका एक डाइल्यूशन फैक्टर रिप्रेजेंट करता है। डाइल्यूशन फैक्टर किस तरीके से कि जैसे
जो आपका गंध वाला पानी है उसके साथ में आपने साफ पानी को मिक्स कर दिया, गंध वाले पानी के साथ में साफ पानी को आपने मिक्स कर दिया, ये बनेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसका परसेंटेज किसके साथ में, कि आपका फ्री वाटर या जो हमारा गंध वाला पानी है उसके बीच में क्या रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें रिप्रेजेंट करेगा एज योर TON। तो आप क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट एंड ऑर्डर represents the represent dilution ratio। और किस रेंज तक, जहां तक कि आपका डिटेक्टेबल हो कि कहां तक ये आप कह पाओगे, यानी कि ऑर्डर डिटेक्टेबल हो। Taste and odor represents the dilution ratio at which odor is डिटेक्टेबल। तो क्या हमारा डिटेक्टेबल हो तो वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ डाइल्यूशन रेशियो। तो आप यहां पर अगर आपसे पूछे कि TON क्या है, थ्रेशोल्ड नंबर, ये आपका जैसे टोटल डाइल्यूटेड वाटर, तो डाइल्यूटेड वाटर किससे बनेगा हमारा, ए गंदा पानी प्लस साफ पानी होल अपॉन ए क्लियर वाटर। तो यहां से आपको मिल जाएगा एज अ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो कौन सी टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं ये आप यहां पर शो कर दोगे। वॉल्यूम ऑफ और बी क्या हो जाएगा, क्लियर वाटर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्लियर वाटर रिप्रेजेंट करेगा हमें बी टर्म्स। फ्री वाटर। और क्या पॉइंट लिख लेंगे आप इसके अंदर, ये पॉइंट लिख लें, TON टेस्टिंग, TON टेस्टिंग डन इन कॉल्ड वाटर बिकॉज अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट और जो स्वाद है थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। आपने देखा ना गर्म पानी अगर आप यूज करें तो उसमें स्वाद में आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। आप यही बता रहे हैं कि TON टेस्टिंग डन इन कोल्ड वाटर बिकॉज when temperature increases taste and odor
में चेंज, इसके कारण आप उपयोग करेंगे कोल्ड वाटर की टेस्टिंग। और देखिएगा एक प्रोसेस, ऑर्डर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर को हम इस तरीके से भी खत्म कर सकते हैं, मैकेनिकल एरेशन प्रोसेस के थ्रू। मैकेनिकल एरेशन प्रोसेस का मतलब होता है खुले वातावरण में कुछ समय के लिए उसको फ्री छोड़ दिए तो जो H2S या CH4 गैसेस होगी वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली रिमूव हो सकती है। उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एरेशन, या क्लोरीन का डोज बढ़ा दें या ओजोनाइजेशन प्रोसेस कर दें, इनके थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। Odor can also be removed by, किस तरीके से, by मैकेनिकल एरेशन और ऑक्सीडेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, आपका क्लोरीन या फिर इनके कंपाउंड्स के साथ में। Powder can also be removed by mechanical aeration or oxidation by chemicals like, कौन कौन से केमिकल हो सकते हैं, क्लोरीन और इट्स कंपाउंड मतलब जैसे CCl3 होता है टेट्राक्लोरो क्लोरामाइंस के फॉर्म में, या सॉरी क्लोरामाइन, मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन, NaCl2, NaCl3, इस तरीके से हमारे ये इनके कंपाउंड कहलाते हैं। या तो प्योर क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, OCl2 ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्म में, कि इसके कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो क्लोरीन और इट्स कंपाउंड्स और ओजोन के थ्रू और परमैग्नेट के थ्रू, पोटेशियम परमैग्नेट या KMnO3 परमैग्नेट, ओजोन यानी कि ऑक्सीजन का जो एक O2 प्लस O, तो जो O बोलते हैं नेसेंट मतलब उदासीन या नवजात, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यही हमारा ओजोनाइजेशन प्रोसेस करता है और बिल्कुल आपको ट्रीट करके वातावरण दे देता है। बड़े थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, तो शॉर्ट पर्पस के लिए हम ओजोन प्रोसेस को अपना सकते हैं। परमैग्नेट KMnO3 आपका जो प्रोसेस होती है, KMnO3 एंड KMnO4 वाला कंपाउंड। परमैग्नेट लाइक एज अ एक्टिवेटेड कार्बन फ्लॉक या फिर क्ले का फॉर्मेशंस करेंगे वो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। जो रेंज की बात करें, TON परमिसिबल लिमिट,
लिमिट ऑफ TON कितनी होगी 1 2 3 रेंज के बीच में यह हमारा लाई करेगा। TON लाइज बिटवीन 1 to 3। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी टेस्ट एंड ऑर्डर जैसा है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल इंप्यूरिटीज वो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा डायरेक्टली किस तरीके से अफेक्ट करता है तो आप ये बोलते हैं कि इससे कोई इंप्यूरिटीज नहीं आती हैं, इसके कारण कोई इंप्यूरिटीज नहीं आती हैं, बट इनडायरेक्टली आपका इस तरीके से अफेक्ट करता है कि अगर आपने टेम्परेचर कम रखा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लगभग डबल हो जाती हैं अगर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो। और 10 से 25 के बीच में आपको रिकमेंड किया गया है कि आपका जो वाटर सप्लाई होता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी वाटर बॉडीज के द्वारा आपके किसी रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में पॉपुलेशंस को, तो वो हमारा टेम्परेचर जो लोकली टेम्परेचर हो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करना चाहिए। अगर 10 से कम हुआ तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डबल हो सकती है। क्लियर है? इस तरीके से आपको यह इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो क्या रिकमेंडेड है कि 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको वाटर सप्लाई होना चाहिए ताकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी प्रोग्रेस ना करें या इतनी एक्टिव ना रहे। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर मतलब आसपास का या क्लाइमेट, टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर affects the chemical and biological रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। फिर पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो हमारा डबल कर देगा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को। when temperature within 10 डिग्री सेल्सियस it's a double the बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी हो रही है उसको ये डबल कर देगा। hence for water supply unit hence for water supply units या process hence for water supplying process
process temperature of water should be between 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर दी greater than the 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच में ऑब्जेक्शनेबल है। क्या रहेगा वो? ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि वहां पर फिर टेस्ट एंड ऑर्डर वाला केस आ जाएगा हमारा। तो विच में ऑब्जेक्शनेबल, वो आपके लिए क्या है? एक ऑब्जेक्शनेबल है या टालने योग्य काम है। तो इस तरीके से आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कुछ इंप्योरिटीज के बारे में जानकारी इकट्ठा की, या किसके बारे में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सारे आपको यहाँ पर पता चल चुके हैं। जो टेस्ट ऑन वाटर आपके उसमें लिखे हुए थे, उसमें कौन से फिजिकल पढ़े हैं अभी आपने, केमिकल अभी भी हमारे बचे हुए हैं, और जहां से हमारे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? तो कौन सा? केमिकल इंप्योरिटीज हम अब स्टार्ट करते हैं। केमिकल impurities in the water। तो नंबर ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे टोटल डिसॉल्व सॉलिड के बारे में पढ़ा आपने, हार्डनेस क्या होती है, ये भी अल्कलिनिटी क्या होती है, ये हमारी इंप्योरिटीज आती हैं। क्लोराइड कंटेंट, अमोनिया कंटेंट, सल्फर कंटेंट, आयंस कंटेंट, ये हमारी इंप्योरिटीज जो केमिकल कंपाउंड्स के कारण आती हैं, वो हमारी केमिकल इंप्योरिटीज में मेजरली रोल अदा करती हैं। तो नंबर ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज है हमारे पास में, जैसे टीडीएस, टीडीएस वो बैंक वाला टीडीएस नहीं है हमारा, ये कौन सा टीडीएस है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो टीडीएस हो जाएगा अल्कलिनिटी, अल्केलिनिटी, पीएच मान, हार्डनेस, नाइट्रोजन कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन भी आपका 2-3 फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया, नाइट्रोजन कंटेंट अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रोजन कंटेंट के फॉर्म में देखेंगे हम, मतलब इसके नाइट्राइट, नाइट्रेट के फॉर्म में, फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के फॉर्म में, 4 प्रकार से हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, मेटल्स, फ्लोराइड्स, फास्फोरस कंटेंट हो गया हमारा, फ्लोराइड्स
and some types of metals. ये हमें यहां पर रिप्रेजेंट करते हुए चलना है। इतनी सारी इंप्योरिटीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, घुलनशील पदार्थ हमारे इसमें आते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स आते हैं हमारे किसके अंदर, फिजिकल इंप्योरिटीज के अंदर। पर डिजॉल्व्ड सॉलिड के केमिकल कंपाउंड्स के कारण होंगे वो हमारे आएंगे किसके अंदर, केमिकल इंप्योरिटीज के अंदर। तो अगर आप यहां पर देखें टीडीएस, तो दोज कंपाउंड्स विच रिमेन्स आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद भी अगर पानी के अंदर प्रेजेंट हैं वो प्योरली आपके क्या नहीं हो चुके हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। मोस्टली ओके, नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में द डिसॉल्व्ड या द सॉलिड्स which remains in the solids which remains after the filtration treatment process, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद भी आपको दिख रहे हैं वो the solids which remains after filtration process is called as dissolved सॉलिड्स, डीएस भी रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, डीएस भी आप इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डिसॉल्व्ड सॉलिड के फॉर्म में। अब ये आपको क्या कॉज करेगा आगे की प्रोसेस में, जनरली ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जनरली टीडीए इज एनालाइज्ड TDS approximately analyzed, ऐसा लिख लें, TDS approximately, क्योंकि एग्जैक्ट कंटेंट तो नहीं मिलेगा पर approximately analyzed by the process of electrical conductivity, by the process of इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे आप इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है
कि हमारा अगर प्योर वाटर हो, तो जैसे आपने बैटरी का पानी देखा होगा या कुछ फिजिक्स में सेल पढ़े हैं, सीसा संचायक सेल नंबर ऑफ सेल्स आपने पढ़े हैं, उसके अंदर आप कौन सा अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, क्लियर है, या लवणीय क्षारीय पानी जिस वाटर आप यूज करते थे। प्योर वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो आप यही बोल रहे हैं कि अगर उस वाटर में इंप्यूरिटीज है टीडीएस के फॉर्म में, तो वो अल्कलिनिटी प्रोड्यूस कर देगा, जैसे क्षारीयता ला देगा। तो उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोड वगैरह का उपयोग करूं, एनोड और कैथोड रोड्स का, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं, जितना ज्यादा क्षारीय होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, क्लियर है। तो उसके रेशियो में या उस अमाउंट में आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दे रहा है, यानी कि कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है वो वाटर, तो उतना ज्यादा उसके अंदर टीडीएस होगा। यानी कि जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या है, लवणता या क्षारीयता है, और उतना उसके अंदर टीडीएस कंपाउंड प्रेजेंट रहा होगा। तो जितना कम बताएं उतना हम बोलेंगे कि उसके अंदर उतना टीडीएस कम रहा है, क्लियर। तो आप क्या बताएंगे कि ये मेजर करते हैं हम by the process of electrical conductivity and its यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी and its represent in and its represent in माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर यूनिट, क्लियर है। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर, क्लियर है। हर एक की जैसे आपकी अलग अलग यूनिट होती हैं, इसकी माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर यूनिट बन जाती हैं, या कभी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें पर सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर में कितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस हम ध्यान रखेंगे। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो भी लिख लें, 8 25 डिग्री सेल्सियस, कितने 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको वर्कआउट करेंगे। तो आप किस तरीके से लिखेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर 825 डिग्री सेल्सियस, जो भी आएगी हमारी 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर रखा आपने, और वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखेंगे, उसका फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.65। तो ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये देगा आपको डिजोल्व्ड सॉलिड इन वाटर, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिजोल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर। डिजोल्व्ड सॉलिड ऐसा लिख लेना, इन वाटर, और यूनिट रहेगी मिलीग्राम पर लीटर।
तो ये आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यहां पर मेजर कर रहे हैं। इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लेंगे आप, EC is measured by EC is measured by diionic वाटर टेस्टर के फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साइड में लिख लेना आप ability of water to produce electricity, the ability of water, वो टरबाइन वाली वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर प्रेशर हम नहीं, ये जो ओम है ये सिर्फ महो का सिंबल है। म्यू मतलब माइक्रो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू मतलब जो है वो माइक्रो का ही सिंबल है। ओके, यहां पर मैं जैसे ये माइक्रो का ही सिंबल है, मतलब माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो माइक्रो महोस पर सेंटीमीटर, तो म्यू, और जो ओम जैसा ये सिंबल को हम बोलते हैं ओम। जो सिंबल है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ओम। तो सिंबल में इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? उसकी कैपेसिटी है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसके कारण, क्लियर है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप टरबाइन के थ्रू, तो वाटर पावर है हमारा, क्लियर है। वाटर की जो एनर्जी है उसके कारण हमारी जो टरबाइन रोटेट हो रही है, और वो मैकेनिकल पावर से फिर शाफ्ट पावर और रनर पावर में कन्वर्ट होते हुए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो वाटर पावर नहीं, एबिलिटी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो मिनरल्स है उसके अंदर। तो एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्म में। तो ये टर्म्स भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रहे। और ये आपने जैसे किसी ने पूछा है कि ये माइक्रो महोस, तो ये माइक्रो का सिंबल है म्यू,
और महुस का सिंबल है ये ओम जैसा जो दिख रहा है हमें, ओम। ये यहां पर हमारा ओके। ओके, यहां पर आप देख लेंगे सोर्स ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं वो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, तो दो तरीके से हो सकते हैं हमारे क्लासिफिकेशन, एक मेजर सोर्स जिनके कारण प्राइमरी हमारा होना ही है, और एक हमारे माइनर सोर्सेस, मेजर सोर्सेस एंड माइनर सोर्सेस। तो आप दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देंगे। एक सोर्स हो जाएगा हमारा मेजर सोर्स टू जनरेट द टीडीएस एंड माइनर सोर्स टू जनरेट द टीडीएस। जैसे सोडियम कंपाउंड हुए, ये जो कंपाउंड है ना, इन्हीं के कारण ये हमारे मेजर सोर्सेस कहलाते हैं। सोडियम, अब सोडियम वाटर किस तरीके से, जैसे आप सोडियम क्लोराइड जो आप जैसे आइसक्रीम वगैरह यूज करते हैं या बर्फीले, वहां पर उस बर्फ के ऊपर आपका जैसे नमक लगा हुआ रहता है, तो जब बर्फ का उपयोग करोगे तो उस नमक को धोओगे आप, तो धोने के बाद जो पानी, ठंडा पानी होगा वो कहां जाएगा, तो आपका सीवर लाइन में, और सीवर से आपका रिसोर्स में मिट कर सकता है, तो वहां से सोडियम क्लोराइड निकलेगा, तो सोडियम आपको मिट करेगा, क्लोराइड भी यानी कि क्लोरीन के फॉर्म में। क्लोरीन आपके लिए नुकसानदायक भी है, लाभकारी भी है, बोलते ना अति नहीं करना, तो अति करेंगे तो नुकसानकारी, कमी करी तब भी आपको नुकसानकारी होगा, इसलिए ज्यादा कंपाउंड में यूज नहीं करना है हमें। तो सोडियम क्लोराइड भी है, वो ये कि ज्यादा नमक भी नहीं हो सकता है, कम नमक भी आपको स्वाद पर अफेक्ट डालेगा, ये दोनों एक लिमिट में। तो सोडियम के कारण, क्लोरीन के कारण, मैग्नीशियम के कारण, तो सोडियम आयंस, क्लोराइड या क्लोरीन आयंस, क्लोरीन आयंस, मैग्नीशियम कंपाउंड और मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम कंपाउंड्स, ये हमारे मेजर सोर्स या रिसोर्स कहलाते हैं। कैल्शियम, पेड़ पौधों की पत्तियां या जो हमारा कंपाउंड है खाने पीने के, अगर वो सड़ रहे हैं तो उनके कारण भी हमें जो जनरेट मिलता है वो कैल्शियम कंपाउंड मिल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट, चूने वाला पानी अगर आप यूज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके कंपाउंड से भी हमें ये जनरेट होगा कैल्शियम।
बाइकार्बोनेट कंपाउंड, जैसे नेगेटिव बाइकार्बोनेट कंपाउंड, ये बाइकार्बोनेट कौन से कंपाउंड हो जाएंगे, जैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, उस तरीके से हमारा ये बाइकार्बोनेट कंपाउंड वहां से निकलेंगे। बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स, उनके कारण भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। और भी हो सकते हैं सल्फाइड, सल्फेट, ये अगर जलीय जीव जंतु वगैरह आपके पानी के अंदर ही सड़ रहे हैं तो उनके कारण हमारा सल्फेट कंपाउंड आएगा। सल्फेट, माइनर में जो कम अमाउंट में मिले, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह या आयरन कंपाउंड वगैरह हो, पोटेशियम कंपाउंड हो, कार्बोनेट वाला कंपाउंड हो, तो ये हमारे माइनर में आ जाएंगे। जैसे आयरन आयंस, पोटेशियम आयंस, पोटेशियम कंपाउंड्स, कार्बोनेट कंपाउंड, कार्बोनेट कंपाउंड्स, आयरन, पोटेशियम, कार्बोनेट, और इसके अंदर जैसे हमारे फ्लोराइड, नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव आयंस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, बोरॉन, बोरॉन जैसे साबुन के अंदर बोरॉन मिक्स रहता है तो साबुन के झाग वगैरह से, तो बोरॉन, सिलिका कंपाउंड, जिससे अगर प्लास्टिक या सिलिका वेस्ट हो उनसे हमारा जो जनरेट होगा वो सिलिका कंपाउंड कहलाएगा। इन्हीं के कारण ये हमारे माइनर और मेजर सोर्स बता दिया। यहीं पर साइड में लिख लेंगे हम कि द मेजर सोर्स ऑफ TDS ions is called as common ions. The major source of chemical TDS ions is called your common ions. let ये टर्म्स ध्यान रखें। और एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युअल्स, मैन्युअल्स मतलब जो गाइडलाइंस रहती हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ TDS आर कितनी गिवन है आपको, 500 to 2000 मिलीग्राम पर लीटर।
इतनी आपको रेंज दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैन्युअल्स के हिसाब से। ये भी थोड़ी सी नोट पॉइंट में हम ध्यान रखेंगे, क्लियर है। ये माइनर का ना समझे हम, ये आपको किसके बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आप कितना मैन्युअल्स रखेंगे। तो ये आपने जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज में आपने कंसिडर किया है टीडीएस कंपाउंड। कौन सा कंसिडर किया है? टीडीएस वाला कंपाउंड। अब जैसे अल्कलिनिटी, पीएच और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हम देखते जाएंगे। हार्डनेस कैसे मेजर करते हो, एडीटी मेथड क्या होती है, इथिलीन डाइअमीन टेट्राक्लोरोएथेन, इस तरीके से हम सारी मेथड्स को भी देखते जाएंगे। इनकी जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट रहेंगे, तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास से कवर अप करेंगे आगे का। ओके गाइस, तो आपकी फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास से हम अल्कलिनिटी वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हुआ है, क्योंकि अल्कलिनिटी, पीएच और हार्डनेस तीनों को हम साथ में ही कंसिडर करेंगे। हार्डनेस आपकी डिपेंड करती है अल्कलिनिटी के ऊपर और अल्कलिनिटी डिपेंड करती है पीएच मान के ऊपर। तीनों आप इस तरीके से कोरिलेट करेंगे। पीएच मान जो हमारा एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा है, आपने शायद इरिगेशन में नहीं पढ़ा है। सलाइनिटी अगर आपके वाटर में लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है तो वो वाटर हमारा अल्कलाइन बन सकता है। क्या बन जाएगा? अगर सलाइनिटी हमारे वाटर के अंदर लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है तो अल्कलाइन बन जाता है। तो सलाइनिटी को रिमूव करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू अल्कलिनिटी। मतलब अल्कलिनिटी की जैसे आप बोले कि रिमूव करना, जैसे आप बोलते हैं कि जो अल्कलाइन प्रोसेस है और एक सलाइन प्रोसेस होती है, तो सलाइनिटी लवणीयता होती है, लवणता, और अल्कलिनिटी को क्षारीयता बोलते हैं हिंदी में हम। तो दोनों आपका क्या है, आपके जो पीएच मान है वो ग्रेटर देन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सलाइनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि इमीडिएट, मतलब अभी अभी खराब हुआ होगा या अभी अभी उसके अंदर लवणता आई होगी। यही लवणता अगर ज्यादा समय तक आपकी सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर प्रेजेंट रहे तो वो कंटेंट या कंपाउंड हमारा अल्कलाइन बन जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।